हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आशा है सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार हम लोग संकल्प लेकर के चले हैं कि हमारा जो है बोर्ड की एग्ज़ाम में कम से कम कितना लाना है? 450 लेकर के आना है। कम से कम बता रहे हैं, नहीं, ताकि हमारा भी कम से कम नाम आवे कि भाई कोई बच्चे हैं जो आइए हमारे यहाँ। कहाँ? बोर्ड ऑफिस से बुलाहट आवे ना। अच्छा चलिए, जो भी है सब लोग तैयारी में रहिए। तो चलिए, आपके लिए एक प्यारा सा हमने मोटिवेशनल शायरी लिखा है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। मतलब पसीना से अगर आप अपनी मेहनत को लिखिएगा, पसीना बहा करके अगर काम करिएगा, तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए, अगर आप सफल नहीं हुए तो सीखेंगे जरूर कुछ ना कुछ, ठीक है? ऐसा क्या बात है? पसीना का मतलब हुआ कि थोड़ा सा मेहनत से। तो आज हम लोग क्या पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं? थंबनेल आप देख रहे हैं, प्यारा सा थंबनेल है, क्लास 10th हिंदी, जो गोधुली हिंदी है। क्या नाम है उसका? गोधुली। इसके भाग 2 हैं, चैप्टर नंबर है 4। खड़ा रखिए उसको। उनका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या नाम है उसका? नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी तिरंगा है, नहीं देख रहे हैं? 3 रंगों से हमने इसको रंग दिया है, अक्षरों को, ठीक है? इनके राइटर कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? चलिए, तो इतनी बात तो समझ गए। पहचानने के लिए आपके सामने एक प्यारा सा तस्वीर है, यही हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इन्होंने जो निबंध लिखी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनके रचनाकार कौन है, यानी किसने लिखा भाई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब याद कैसे रखिएगा? तो एक प्यारा सा ट्रिक हमने लिखा है, क्योंकि नाखून आप बचपन से कितनी बार काटे होंगे? 1000 बार काटे होंगे। नहीं, नाखून काटना है तब बचपन से कितनी बार काटे हैं? कोई गिनती है क्या? हजारों बार काटे होंगे। तो हजारों से हुआ हजारी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? याद रहेगा ना? एक ट्रिक हमने आपको बताया कि नाखून काटना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, इतना याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से आते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून, इसके राइटर कौन हुए मेरे भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना तो आप पहले पढ़ चुके थे। अब इनका पूछा जाता है कि भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? तो 1907 में। बहुत सुंदर। कब हुआ भाई? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। 4 ऑप्शन रहेंगे, 1901, 1902, 1903, 1907। हो गया। आगे जन्म स्थान पूछेगा कि भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहां हुआ। तो याद रखिएगा, छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में बलिया छपरा में उनका जन्म हुआ था, ठीक है? अब इनकी वृत्ति थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने काम कौन कौन सा किया है भाई। तो देखिए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये चले गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। पहले उन्होंने काम किया प्रोफेसर के पद पर, बाद में शांति निकेतन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर काम किए। उसके बाद चले गए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और वहां प्रोफेसर का काम किए। तो कहां कहां? तो काशी, शांति निकेतन, दूसरा चंडीगढ़, 3 जगह उन्होंने पढ़ाने का काम किया है। वह प्रोफेसर साथ ही साथ प्रशासनिक पद पर भी रहे हैं। प्रशासनिक पद का मतलब हुआ कि नौकरी भी किए हैं, ठीक है? पढ़ाने के अलावे वो नौकरी भी कर रहे थे। कोई दिक्कत? चलिए, अब आगे। और दुर्भाग्यवश ऐसे महान लेखक की मृत्यु 1979, यानी 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कहाँ?
तो दिल्ली में। किसी को दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ भाई? तो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में। जन्म कब हुआ? और 72 वर्ष की आयु, यानी जोड़िए 72 उसमें, तो कितना हो जाएंगे? 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इनकी कुछ कृतियां हैं जो आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। इन्होंने क्या क्या लिखा है तो याद रखिएगा। पहला है अशोक के फूल। इनकी कृतियां क्या है भाई? अशोक के फूल। दूसरा है कल्पलता। कल्पलता। विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद। ये याद रखिएगा निबंध संग्रह है। आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या हैं? निबंध है, कहानी संग्रह है, कविता है, क्या लिखेंगे? तो निबंध संग्रह। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, क्योंकि किताब वहां पर इंडिकेट कर रहा है कि हमने इस तरह से आपको वहां पर लिखा है। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि ये कुछ ना कुछ जरूर महत्व रख रहा है। ठीक है, आगे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास की पोथा, और याद रखिएगा, सॉरी इधर से होगा, ये याद रखेंगे उपन्यास है। आपसे पूछा जाएगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? तो उपन्यास है। अनाम दास का पोथा क्या है? उपन्यास है। इसके राइटर कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, ये आलोचनात्मक साहित्यिक इतिहास है। याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य, साहित्य की भूमिका, ये क्या है? तो आलोचना है। ये क्या है? अच्छा, आलोचना समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं। आलोचना का मतलब हुआ कि किसी पर क्या कहते हैं, मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना। जैसे आप लोग बचपन में क्लास 9th में शायद पढ़े होंगे रेल वाला कहानी, नहीं? कि जल्दी जल्दी रेल में लेखक कहते हैं कि सरकार कह रही है कि रेल विकास कर रही है। अगर किसी विकास को देखना है तो किसी रेल के डब्बे में घुस जाइए, आपको पता चल जाएगी कि रेलें कितनी विकास कर रही है। ये क्या है? रेल पर और साथ में सरकार पर क्या है? व्यंग है, आलोचना है। आलोचना, मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप कह रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आलोचना मतलब समझ गए? चलिए आगे हैं पृथ्वीराज रासो, विश्व भारती, ये शांति निकेतन यानी शांति निकेतन में लिखा गया था। कौन? पृथ्वीराज रासो और विश्व भारती। तो ले लीजिए ना। चलिए, पुरस्कार हैं, याद रखिएगा। उनको एक पुरस्कार मिला है, प्यारा सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी का पुरस्कार। अगर कभी आप लोगों में से कोई हिंदी का अगर लेखक बनेंगे तो सबसे पहली उनकी इच्छा होती है कि हमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले, क्योंकि साहित्य लिख रहे हैं हिंदी। तो हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई है लेखनी का तो साहित्य पुरस्कार है। तो वो आप पाना चाहेंगे। इनको भी मिला है पुरस्कार। कौन सा? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन किसके लिए? तो याद रखिएगा, आलोक पर्व के लिए। आलोक पर्व उनका एक किताब है, कहानी है, उनके लिए उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब परीक्षा में पूछेगा आपसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य का पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो आलोक पर्व के लिए मिला था। याद रखिएगा, परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और हमने रेड रंग से रंग भी दिया है इसका मतलब समझ रहे हैं? चलिए, भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लीट की उपाधि मिली। अब कहेगा सर ये सब किसके लिए? तो इसी के लिए, आलोक पर्व के लिए ही उनको मिला था सब। आलोक पर्व के लिए पहला तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, वो हिंदी विभाग ने दिया था उनको। ठीक है, हिंदी विभाग ने उनको क्या दिया? साहित्य अकादमी का पुरस्कार। भारत सरकार इनके सम्मान को देखते हुए इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनकी रचना से प्रभावित होकर के डी लीट की उपाधि दी थी। आप याद रखेंगे, डी लीट की उपाधि किसने दिया उन्हें? नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। और भारत सरकार उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया है? पद्म भूषण से। इतना समझ गए? चलते हैं, तो लेखक परिचय में इतना समझे, आगे चलते हैं थोड़ा सा।
अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तुत निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित कल्पलता निबंध संग्रह से ली गई है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो हम लोग आज पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो ललित निबंध है, याद रखेंगे ये हिंदी की कौन सी गद्य है, तो याद रखेंगे ललित निबंध। परीक्षा में पूछा जाता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, तो ललित निबंध है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे कल्पलता एक निबंध संग्रह है, माने उन्होंने निबंध लिखा है, बहुत सारे निबंध, जिनमें एक निबंध को चुना गया, उसका नाम रखा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहां से लिया गया है, कल्पलता निबंध संग्रह से। इसका प्रकाशन याद रखेंगे 1951 में हुआ था। कब हुआ था प्रकाशन? आगे इस निबंध द्वारा लेखक बार बार नाखून बढ़ने, उसे काटने और उसे बढ़ाने को लेकर सभ्यता और संस्कृति के विकास गाथा को उद्घाटित करते हैं। यानी कि उन्होंने कहानी में जो लिखा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून हम क्यों काटते हैं, नाखून बढ़ाने के प्रति हमारी क्या क्या विश्वास है, कैसे लोग बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं नाखून के प्रति, तो इन सब को लेकर के ना वो केवल नाखून बढ़ने पर नहीं रखा, उन्होंने सभ्यता के विकास का क्रम बताया है कि हमारी सभ्यताएं कैसे विकास की है। इस चीज को कहानी में लिखा गया है। नाखून बढ़ना पशुता को दर्शाता है। नाखून बढ़ जाती है, हमें लगता है कि हम पशु हैं, वहीं काट करके हम ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं हम पशु नहीं, अब हम मानव हैं। नहीं, लेकिन साथ साथ रंगों रंगना सौंदर्य तथा चेतना को भी दर्शाता है और विभिन्न रंगों में उसे रंगते हैं, विभिन्न रंगों में रंगते हैं, ये हमारी मानवीय चेतना को दर्शाता। चलिए, लेखक नाखून बढ़ाने को लेकर मनोरंजन शैली में मानव सभ्यता को दर्शाने का प्रयास किया है। चलिए अब थोड़ा सा पहले हम कहानी सुनेंगे, तब उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी तो हम लोग लेखक परिचय पढ़ रहे थे, अब कहानी पढ़ेंगे कि कहानी में उन्होंने क्या लिखा है। देखिए हमारे, हाँ हाँ वही कहानी का मतलब निबंध, ललित निबंध। देखिए एक बार बात होता है क्या है, कभी कभी बच्चे ना उठपटांग सी हिसाबे पूछ देता है। एक बार हम जा रहे थे, साइकिल का जमाना था मेरे यहाँ, बच्चे को हम आगे बिठाए हुए डंडा पर भोज खाने जा रहे थे। हाँ भोज खाने, रात में, रात का टाइम था, जा रहे थे, तब पूछा बच्चा कि हम लोग भोज खाने जा रहे हैं, किस अवसर पर जा रहे हैं, तो हमने बोला कि एक व्यक्ति मर गया है, उसी श्राद्ध का भोज हम खाने जा रहे हैं। तो पूछता है, बच्चा पूछता है कि लोग कैसे मर जाते हैं, क्या होता है जो मर जाता है। बड़ा उठपटांग सा हिसाब था, हमको भी थोड़ा उस समय आश्चर्य हुआ कि ये पूछता कैसे है ऐसा बात। नहीं, ठीक सेम कहानी हुई है कि लेखक साहब यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आराम से बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और नहीं है खुला, और वहां पर लेखक साहब बैठे हुए हैं, एक छोटी लड़की यानी उनकी एक बेटी है, वो आती है और पूछती है कि पिताजी एक बात बताइए ना, इन नाखून क्यों बढ़ते हैं। बड़ा एकदम गजब सवाल, इनका दिमागे चकरा गया कि आखिर ये हिसाब आया कैसे इसके दिमाग में। कभी तो सोचो नहीं किए थे ये बात, नाखून बढ़ता है भाई, काटते हैं हम लोग, काटते हैं, लेकिन कभी हम लोग सोचते हैं कि नाखून क्यों बढ़ता है। लेकिन आज भी आपके दिमाग में आया होगा कि बात तो सही है बोला कि बढ़ता काहे है रोज रोज। ये लड़की, छोटी सी लड़की, उनकी बेटी थी, और जब ये आराम फरमा रहे थे तभी आकर के पूछ दी, एकदम उठपटांग सा, इनका दिमागे चकरा गया। ये सोचने लगे कि आखिर बात इस चक्कर डालने वाला हिसाब आया कहां से इसके दिमाग में। अब नाखून पर ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं सुनिएगा। कहते हैं कि नाखून बढ़ना हमारी पशुता की निशानी को दर्शाता है, अर्थात आज से करोड़ों वर्ष पहले जो हम मानव थे, वह हम इस नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में, शस्त्र के रूप में क्या करते थे। शस्त्र का मतलब होता है फेंक कर मारने वाला, अस्त्र का मतलब होता है हाथ में रखकर मार, तो अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। यानी अपने जो प्रतिद्वंदी था, अपना जो दुश्मन हुआ करता था, जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए, उसको चीरने फाड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते थे, नाखून का उपयोग करते थे, आज से करोड़ों वर्ष पहले।
क्योंकि उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं था, जंगल में घूमना हमारा काम था, और हमारा हथियार क्या था? नाखून ही हुआ करता था। तो हम लोग उस समय नाखून काटने की कोई चर्चा हुआ ही नहीं करता होगा क्या? उस समय के माता पिता कहते होंगे कि अरे नाखून काट लो, सब बढ़ाता होगा, बड़ा बड़ा नाखून रखता होगा, और उसी की सहायता से दांत का भी उपयोग करते थे, लेकिन बहुत कम। ज्यादा उपयोग किसका करते थे हम लोग? ये लेखक साहब सोचते हैं, यानी वही नाखून आज भी है हमारे पास, वही नाखून आज भी हमारे पास है, और वो जो प्रकृति पहले से थी वो आज भी बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। क्लियर है? लेकिन धीरे धीरे मानव विकास किया, सभ्यता की श्रेणी में आया, और धीरे धीरे उसने क्या किया? नाखून की जगह पर पत्थर का उपयोग करना शुरू किया, और पत्थर के औजार बनाने लगे। आपने देखा होगा जिसको हम लोग कहते हैं पाषाण काल, पत्थर के कुल्हाड़ी, पत्थर की ग्रासा, पत्थर की और ऐसा औजार, और उसी से जंगली जानवरों को पकड़ने का काम शुरू किया। साथ ही साथ हमने पेड़ की टहनी का उपयोग करना शुरू किया, जिसको आप लाठी कह सकते हैं, डंटा लाठी नहीं, जानवर को पकड़ने मारने के लिए किसका उपयोग करते थे? उससे पहले शुरू में हमें ये सब पता नहीं था, लेकिन बाद में हमें ये सब पता। तो पत्थर का उपयोग किए, पत्थर के बाद लकड़ी का उपयोग किए, धीरे धीरे समय बदला, लोग पत्थर की जगह, लकड़ी की जगह अब धातु का उपयोग करने लगे, लोहा की तलवारें आई, नहीं, ज्यादा लोग अपने आप को सशक्त समझा। तो जब लोहा का उपयोग होने लगा तो उन्हें नाखून का उपयोग खत्म हो गया, क्योंकि अब हम लोग किसका उपयोग करते थे? लोहा का उपयोग करते थे। तो नाखून की क्या जरूरत थी हमें? हमने नाखून का उपयोग छोड़ दिया। ठीक है, तो अब यहां से हमने देखा कि नाखून बढ़ना शुरू हुआ है भाई, तो ये डिस्टर्ब करता है, तो इसको क्या करने लगे हम लोग? काटने लगे। यानी हमने ये साबित किया कि अब हम पशु नहीं, अब क्या है? मानव हैं। यानी हमारी सभ्यता का विकास हो रही है। अब क्या हो रही है? हम यहीं पर नहीं ठहरे, हम तो और आगे बढ़ गए, और आज परमाणु बम ले आए, क्या नई नई मिसाइलें ले आए। अब तो हमें उसकी भी जरूरत नहीं है, तलवार की भी जरूरत नहीं, भाला की भी जरूरत नहीं। अब क्या हमारे पास है? मिसाइल है। अभी आपने देखा ना कि पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई है, S-400 हमने मिसाइल लगाया, परिणाम क्या हुआ? कि पाकिस्तान ने 50 ड्रोन भेजा हमारे यहाँ, हम हवा में उसको सबको उड़ा दिए, क्योंकि S-400 600 किलोमीटर दूर आ रही दुश्मनों का पता लगा लेता है कि ऊपर जहाज आ रहा है हमारे देश में, तो 600 किलोमीटर पहले ही उड़ा देते हैं। छोड़िए, यानी कहने का अर्थ है कि हमने सभ्यता का विकास किया। विकास किया या विनाश किया हमको समझ में नहीं आया। अगर विकास किया तो आप एक चीज और गौर करिएगा कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा जापान में बम गिराया गया, परमाणु बम गिरा। परिणाम आज तक भुगत रहा है वो, कि वहां का जो वासी है, बच्चा अपंगे आता है एक आध को। कहने का अर्थ है कि आप बताएंगे आप कि मानव सभ्यता विकास की ओर है या विनाश की ओर है? यानी विनाश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, विकास नहीं बढ़ रहे हैं, विनाश की ओर। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि मानव सभ्यता विकास की ओर बढ़ रहा है। चलिए जो भी है, लेखक साहब कह रहे हैं कि हमने सभ्यता का विकास किया, कि नाखून से हम लोग कहां चले गए? अब परमाणु बम तक चले गए हैं। अब आगे चलते हैं। कहते प्राचीन काल में जब देवता हुआ करते थे, देवलोग, तब देवलोग भी हम लोगों से सहारा लिया करते थे। देवता लोग भी हम लोगों से सहारा लिया करते, क्योंकि असुर जो होता था ना, वो देवता से ज्यादा ताकतवर होते थे, और देवता के पास तो कोई हथियार हुआ नहीं करता था। तो हम लोगों से हथियार लिए, भाला तलवार हम लोगों से लिए। यानी कहने का अर्थ है कि उस समय असुरों को हराने के लिए किसका सहारा लिया गया? अस्त्र और शस्त्र का उपयोग किया गया। ठीक है, और याद रखेंगे उस समय हमारे जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र, इंद्र एक हाथ में वर्ज रखा करते थे, देखे होंगे आप लोग टेलीविजन में, इस तरह का उनका वर्ज हुआ करता था, ये हड्डी का होता था, ये बहुत मजबूत ताकतवर होता था, ठीक है ना, ऐसे, और यही पकड़ते थे और इससे युद्ध करते थे। यानी ये हड्डी का बना हुआ अस्त्र था।
राजा जो थे देवताओं के राजा इंद्र, उनकी ये अस्त्र थी। ये किसकी बनी होती थी? हड्डी का। तो भाई इतनी मजबूत हड्डी का है। तो एक ऋषि मुनि थी जिनका नाम था, याद रखेंगे, दधीची। दधीची। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि इंद्र का वर्ज किस मुनि के हड्डी का बना हुआ था? तो दधीची की हड्डी का बना हुआ था। एक ऋषि मुनि थे, उनकी हड्डियां की बना हुआ क्या था? उनका इंद्र का वर्ज था। ठीक है, तो देवता लोग इसका उपयोग करते थे, यानी कहने का अर्थ है कि हड्डी का उपयोग करते थे, नाखून का उपयोग उन्होंने छोड़ दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सभ्यता के विकास में तो हम लोग गए थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने क्या किया? जब हम लोग नाखून का उपयोग करना छोड़ दिए, तो जो सुकुमार विनोद लोग थे, जो कोमल लोग थे, उन्होंने नाखून को क्या किया? अब बढ़ाना शुरू किया। खास करके विभिन्न प्रकार के आकार में बढ़ा करके उसको काटते हैं। चंद्राकार, वर्तुलाकार, गोलाकार, नहीं कौन कौन है कि नहीं? नहीं, आयताकार नहीं, किताब में दिया हुआ है कौन कौन। चंद्राकार, वर्तुलाकार, गोलाकार, विभिन्न डिजाइनों में काटते हैं और उसको फिर विभिन्न प्रकार के रंगों से पॉलिश करते हैं, मोम लगाते हैं, रंग लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, और चम 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 करता रहता है क्या। खास करके हम जब एक बार गए थे बाहर, जब निकले नहीं, पटना हम जा रहे थे, तो पासवान चौक पर उतरे। पासवान चौक पर एक पासवान चौक है ना अपना, तो वहां उतरे और वहां पर एक उधर ऑटो आई, तो बैठे। तो उसमें दोनों तरफ होता है, वो पहले वाला ना जो होता था विक्रम वाला ऑटो, तो दो इधर से बैठता था, तो इधर से बैठता था। तो एगो सामने एगो लड़की बैठी, हंसने की बात नहीं, बात सही बता रहे हैं। नहीं, वो जो मेहंदी लगाई हुई थी ना, अपने यहाँ मेहंदी देखिएगा लगाएगी, तब पूरा इधर से भी पूरा, इधर से भी पूरा। अरे वैसे बनिए, आप डोल में घोर दीजिए और आप डुबा दीजिए, हाथ पूरा चकचक हो जाए। क्या है? हम तो कहते हैं कि वैसे ही कर लिए, सबसे बढ़िया, मेहनत नहीं लगेगा, पूरा लाल लाल हो जाएगा। अब चलिए, उन्होंने उसको देखा हमने कि लगाई थी मेहंदी, लेकिन कम लगाई थी, लेकिन नाखून जो था ना पूरा ऐसे करके सब जो है ना ठुट्ठा हो चुका था, झुक झुक के ऐसे करके पूरा। कहने का मतलब ये है कि लड़कियां लोग इस सब में थोड़ा सा, और लड़का में भी कुछ लोग, हाँ, हम भी बढ़ाते थे, अब नहीं बढ़ाते हैं, पहले हम भी एगो उंगली बढ़ाते थे, ठीक है ना। हाँ, कहने का अर्थ है क्या है कि जो सुकुमार विनोद लोग हैं, वो लोग नाखून का उपयोग कैसा करना शुरू किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिर भी नाखून का उपयोग पहले अस्त्र के रूप में करते थे, लेकिन अब हम लोग नाखून का अस्त्र के रूप में करना हमने छोड़ दिया है। अब सुनते हैं, सुनिएगा। लेकिन प्राणी शास्त्री क्या कहते हैं, समझिएगा। प्राणी शास्त्री क्या कहते हैं कि मानव का विकास किससे हुआ, बताइए थोड़ा सा। बंदर से हुआ है। लेकिन अब गौर करके देखिए कि जितने बंदर हैं, क्या मानव का पर्याय हो सकता है क्या? हम तो लिख सकते हैं मानव की उत्पत्ति अगर बंदर से हुई है, तो हमारा पर्याय तो बंदर है। लेकिन क्या हो सकता है? लेखक कहते हैं कि बंदरिया मानव का पर्याय नहीं हो सकती है। बंदरिया किताब में वही कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी एक शायद लिखा हुआ है। होगा कहीं पर, होगा। बंदरिया मनुष्य का पर्याय इसलिए नहीं हो सकती है कि मनुष्य में ना, देखिए, हमारा मनुष्यता है और बंदर पशु है, अन्य पशु भी है। मानव और पशु में क्या अंतर है? देखिए, खाना वो भी खाता है, नित्य क्रिया वो भी करता है, हम लोग भी करते हैं क्या? अरे मानव, सुनिए ना, डिस्टर्ब नहीं करिए, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है, नित्य क्रिया हमारी भी है, उसकी भी है, वो भी सोता है, वो भी जागता है। लेकिन बताइए हम लोगों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम लोगों में प्रेम है, एक दूसरे के दुखों को देख करके महसूस करते हैं। लेकिन पशुओं में इस तरह की भावनाएं बहुत नहीं के बराबर हुआ करती है। हम लोगों में एहसास होता है ना कि ये हमारा अपना है, ये इन्हें दुख हुआ है तो दुख को हम महसूस करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन पशु में इस तरह की भावनाएं नहीं होती है। अच्छाई बुराई समझने की हमें एहसास होता है, लेकिन पशु में इस तरह का कोई एहसास।
एक बंदरिया अपने बच्चे को, मृत बच्चे को भी गोद में लेकर बैठी रहती है, उसे ये पता नहीं है कि उसका बच्चा मर चुका है। ठीक है, कभी कभी ऐसा देखते होंगे टेलीविजन में, या ऐसे भी देखते होंगे कि वह रोता है पशु भी, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अधिकांश ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अर्थात मनुष्य का विकास तो बंदर से हुआ है, लेकिन जो बंदरियां हैं, यानी बंदर जो है, वह मनुष्य का पर्याय नहीं हो सकता है। लेखक ने ऐसा कहा है। आखिर ऐसा क्यों उन्होंने कहा? तो प्राणी शास्त्री के अनुसार बंदर से हम लोग हुए हैं, इसका मतलब बंदर के पास पूंछ था, तो हमारे पास भी पूंछ हुआ करता था। पहले जो मानव होते थे उन्हें पूंछ हुआ करता था। अब कहिएगा सर कैसे? तो आपने रामायण देखा होगा, उन्हें बाली को देखा होगा, हनुमान जी को देखा होगा, सुग्रीव को देखा होगा, है ना? ये लोग बिल्कुल मनुष्य जैसे थे, आकार संरचना थोड़ी सी भिन्न थी, तो उनमें पूंछ हुआ करती थी। धीरे 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 वो पूंछ क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसका उपयोग करना छोड़ दिया। ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस अंग का उपयोग हम ज्यादा करते हैं वो ज्यादा बढ़ता है, जिसका उपयोग कम करते हैं वो कम बढ़ता है। जैसे देखिए अपनी हाथों बाजू में देखिए, हम अगर दाई हाथ का ज्यादा उपयोग करेंगे तो दाई बाह ज्यादा मोटी होती है, बाई का ज्यादा उपयोग करेंगे तो बाई बाह ज्यादा मोटी होगी। ठीक है, हम दोनों करते हैं तो हमारा लगभग सेम होगा, क्योंकि हम दोनों चीज का उपयोग करते हैं। नहीं, कुछ आदमी दायां बाह ज्यादा उपयोग करते हैं, बायां का बहुत कम उपयोग करते हैं, तो इसीलिए उनका बायां क्या होगा? पतला होगा, दायां क्या होगा? मोटा होगा। ठीक उसी तरह प्राणी शास्त्री क्या कहते हैं कि हमने पूंछ का उपयोग करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। एक समय ऐसा आएगा कि हमने नाखून का उपयोग करना क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो धीरे 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 ये भी क्या हो जाएगी? झड़ जाएगी। ये प्राणी शास्त्री कहते हैं कि नाखून झड़ जाएगी। चलिए जो भी है, लेकिन हमारे लेखक साहब कहते हैं कि झड़ जाए चाहे कुछ हो, लेकिन हम बच्चे को अभी अगर कोई बच्चा नाखून ना काटे तो हम क्या करते हैं? डांटते हैं उसको। पहले नहीं डांटते थे, आज से लाखों वर्ष पहले हम लोग बच्चों को नहीं डांटते थे। नाखून बढ़ाना तो हमारा काम था, क्योंकि अस्त्र के रूप में हम लोग उसका उपयोग करते थे। तो लेखक अगर कहते हैं तो बात तो सही कह रहे हैं, उनका बात सही है कि करते थे, लेकिन अब हम लोग उपयोग नहीं करते हैं तो बच्चे को क्या करते हैं? लेकिन नाखून, कमबख्त नाखून जो है एकदम निर्लज्ज चोर है। कहेगा सर कैसे? तो एक निर्लज्ज चोर होता है, वो चोरी कर लेगा, पकड़ा जाएगा, उस समय तो गिड़गिड़ाएगा, है सर छोड़ दीजिए हमको, अब ना करेंगे। कल हो करके, परसों हो करके, 5 दिन शांत रहेगा, अब 5वां दिन फिर से वही काम, फिर वो चोरी करवे करेगा, क्योंकि उसकी आदतें हो चुकी है। वही नाखून हमारा है, काट लीजिए, कट जाएगी, चुपचाप कट जाएगी, फिर 2-4 दिन बाद उबर करके फिर से बरी हो जाएगी। यानी लेखक ने नाखून को क्या कहा है? निर्लज्ज अपराधी कहा है कि काटते जाइए वो कट जाएगी, लेकिन लेकिन फिर से वह मौका पाते इस पर हाजिर हो जाएगी। अब देखिए लेखक साहब कहते हैं कि नाखून तो हम काट देते हैं, हम तो ये साबित कर देते हैं कि हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन लेखक साहब कहते हैं कि कभी कभी हम नाखून को देखते हैं ना तो हम उदास हो जाते हैं। कभी मोर को देखे नाचते हुए, या सुनते होंगे? मोर जब नाचती है ना तो बहुत सुंदर है, मोर खूब नाचती है। जब अपने पैरों पर वो उसका नजर जाता है ना तो हताश हो जाती है। इतना बॉडी हमारा सुंदर है, इतना पूरा शरीर हमारा सुंदर, लेकिन हमारा पैर जो है ना कैसा खराब है, वह शांत हो जाती है, उदास हो जाती है। लेखक साहब लिख तो बड़ा मूड में रहे थे, कहानी लिखते चले जा रहे थे, लेकिन जब उनको नाखून पर याद आया कि और नाखून तो हमरो है, तो उदास हो जाते हैं कि लगता है आज जो हम टेबल कुर्सी पर बैठल जो मनुष्य हैं वो आज मनुष्य हैं, लेकिन पहले क्या थे? हम पशु थे। यानी कि लेखक अपने नाखून को देख करके कहते हैं कि हम क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। लेकिन फिर दूसरे पहलू सोचते हैं नाखून बढ़ता है तो बढ़े, उससे हमको क्या दिक्कत है? बढ़ते, बढ़ेगा बढ़ेगा, हम करते जाएंगे करते जाएंगे। नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि वो कहते हैं कि हम अगर पशु थे तो अब पशुता की ओर नहीं जाएंगे, हम किसकी ओर जाएंगे? ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज का जब शासन था तो उस समय बहुत सारी बातें, सब लोग बहुत सारी ग्रंथें लिखा, किताबें लिखा, नारा लिखा, आज सब में एक शब्द का प्रयोग किया है, उसका नाम है स्व।
जब भी मांग कर रहे थे कह रहे थे स्वराज, स्वाधीनता, स्वतंत्रता। अर्थात ये स्व का क्या मतलब होता है? स्व का मतलब होता है अपना। लेखक साहब ने कहा कि अगर हम अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप पर एक उम्मीद रखें, तो हमारी अन्य अस्त्र और शस्त्र की जरूरत हमें नहीं होगी। लेकिन नहीं, हम लोगों को खुद पर भरोसा ही नहीं, हम लोगों पर खुद पर भरोसा नहीं है। और हम अपनी सभ्यता के विकास के लिए अब अपने आप पर भरोसा ना रख करके किस पर भरोसा रख रहे हैं? अस्त्र और शस्त्र पर भरोसा कर रहे हैं, नहीं, और घातक से घातक हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। इसके आगे चलते हैं तो हम लोग देख रहे थे कि स्व का एक अपना ही महत्व होता है, यानी स्व का मतलब होता है अपना, नहीं। इसी प्रसंग में हमारे एक राइटर हैं कालिदास जी, उन्होंने क्या लिखा कि सभी पुराने जो हैं अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब भी नहीं होते। यानी कहने का अर्थ है कि जब हमारी जिंदगी में कोई व्यक्ति आ जाता है तो हम समझते हैं कि यही सबसे अच्छा है, उन्हीं पर विश्वास कर लेते हैं। फिर ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बातें नहीं होती है। लेकिन कालिदास कहते हैं कि ऐसी कोई बातें नहीं है, कि जितनी पुरानी चीजें हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि वही अच्छा है, और नई चीजें हैं वही खराब हो, वैसी बातें नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि जो समय बीत गया है ना, उस पर हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वर्तमान है उन पर देखिए, वर्तमान यानी कि जो आगे चल रहा है ना, उनके बारे में सोचिए, तो आपको लगेगा कि हम अच्छे चल रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, आगे कहते हैं हमारे राइटर जी कि हमारे देशों में अनेक सी जातियां आई। आपने सुना होगा कि भारत हिंदुओं का देश है, लेकिन इसमें अनेक प्रकार की जाति आई, बाहर से बाहर आक्रमणकारी आते गए, सब आपस में लड़े भी, ऐसा नहीं कि आए तो रह गए, लड़े भी, लेकिन लड़ने के बावजूद भी आपसी प्रेम सद्भावना बनी रही। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। अब ऐसा गौर करेंगे तो जो गौर देश होते हैं ना, गौर देश, वहां का सबसे ज्यादा लोग नाखून बढ़ाना पसंद करते थे, बड़े बड़े नाखून रखते थे गौर देश। लेकिन मैंने ऐसे समझिए ना, ऐसे तो किताब में लिखा है गौर देशी, लेकिन यूं समझिए उसको ऐसे कि जो गोरे गोरे लोग होते हैं वो नाखून ज्यादा बढ़ाना पसंद करते हैं, और जो काले लोग हुआ करते थे तो वो लोग ना इसका उपयोग कम करते थे, नाखून को बढ़ाना ना कम पसंद करते थे। चाहे जो भी है, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग आए और सब मिल करके क्या किए हैं? आपसी प्रेम भाव को बढ़ाए हैं। अभी भी हमारे देश में अनेक जातियां हैं, नहीं, फिर भी सबके बीच में प्रेम है, एकता है, ये देखने को मिलती है। अर्थात पशु में इस तरह की भावनाएं नहीं होती है। हमने बताया कि मनुष्य तो सब हैं, सब में प्रेम भाव है, लेकिन पशु में प्रेम भाव की भावना नहीं होती है। अर्थात मनुष्य और पशु में थोड़ा सा अभी भी अंतर है। कोई दिक्कत? तो अच्छा बताएंगे, मनुष्य अभी जो है, क्या पहले पशु था? क्या पहले पशु था? लेकिन अब हम लोग किसकी ओर बढ़ रहे हैं? मनुष्यता की। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है? एक चीज और उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े नेता लोग जो है ना, वो भाषण देते हैं। क्या भाषण देते हैं? कि वस्तु की कमी हो रही है, मशीनें बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि होगी। लेकिन एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी, लेखक ने जिक्र किया है अपनी किताब में कि एक बूढ़ा आदमी ने कहा, क्या कहा? कि तुम बाहर नहीं अपने अंदर झांको, बाहर नहीं अपने अंदर, हिंसा को मन से बाहर कर दो, हिंसा को मन से बाहर कर दो, झूठ मत बोलो, मिथ्या मत, क्रोध नहीं करो, द्वेष नहीं रखो, आपसी प्रेम भावना बढ़ाओ। ये बात कौन कहा? एक बूढ़ा आदमी ने कहा। अब उनकी बातें अच्छी लगी या खराब लगी ये नहीं जानते हैं, बात तो उन्होंने अच्छा ही कहा था, लेकिन ये अच्छी बातें किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता है, और गोली मार दिया गया उनको। अब बताइए, हमारे मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं कि पशुता की ओर बढ़ रहे हैं? उन्होंने क्या कहा कि बाहर नहीं देखना है, आप अपने अंदर देखिए, क्रोध को हटाइए, मिथ्या को हटाइए, द्वेष को हटाइए, प्रेम से बातें करिए, है ना, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, है ना, ऐसा सोचने की बात करा, काम करने के प्रति इच्छा रखो।
लेकिन ये बात किसी को अच्छा लगा ही नहीं और किसी ने उसको गोली मार दिया। अब लेखक साहब कह रहे हैं कि आप बताएं हमें कि हम मनुष्यता की ओर हैं कि पशुता की ओर हैं। ये तो मनुष्यता का लक्षण नहीं हुआ, ये तो पशुता का लक्षण हुआ, ये कह रहे हैं हमारे लेखक साहब। फिर कहते हैं, आगे कहते हैं कि हमारी जो मनुष्य हैं इनमें एक चीज और है, सफलता और चरितार्थ। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। अब कहेगा ऐसे लेखक साहब पूछते हैं दोनों में क्या अंतर है, लेकिन एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। कहिएगा कैसे, अब समझ आते हैं आप। देखिए, आप में अगर चरित्र अच्छे रहेंगे, चरित्र का मतलब है कि किसी का सामान आपने लिया हो वो वापस दे दीजिए, आपके यहाँ कोई बकाया हो वो चोरी नहीं करिए, ये क्या आपका चरित्र है, ये क्या है, चरित्र है। दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखिए, सम्मान दीजिए। सादिया देखो देखो, सम्मान दीजिए, है ना। लेकिन आप जब चरित्र में अच्छे होंगे तो आपको अपने आप सफलता मिलेगी, सफलता आपको बढ़ती जाएगी। लेकिन यहां लेखक साहब ने कहा दोनों में क्या अंतर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सफल व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई अच्छे सफल हैं लेकिन उनका चरित्र कभी कभी खराब भी होता है। अर्थात लेखक साहब ने पूछा हमसे कि मनुष्य के चरितार्थ, चरित्र और उनके जो आचरण हैं दोनों में क्या अंतर है, उनकी चरितार्थ में क्या अंतर है। तो अंतर यह है कि अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं सफल व्यक्ति का चरित्र अच्छा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अर्थात एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। कोई दिक्कत। तो यह बात हमारे लेखक साहब को एक छोटी लड़की ने बताया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उस बात को लेकर के उन्होंने पूरी सभ्यता के विकास की कहानी शुरू कर दिया कि मानव कहां था, नाखून पर विश्वास करता था, और धीरे 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 कहां चला गया, परमाणु बम पर चला गया। यह हमारी सभ्यता का विकास है। और इसी विकास में कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन कि बताइए आप, पूरी कहानी आपने सुना, तब मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है कि पशुता की ओर? नहीं, मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है, मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। आपने क्या देखा है कि बूढ़े को गोली मार देना, परमाणु बम गिरा देना, ये क्या मनुष्यता है? क्या पहले ऐसे मनुष्य हुआ करते थे? पहले तो ऐसे मनुष्य नहीं थे। मारते थे तो एगो को मारते थे, दूगो को मारते थे, एगो बम गिरा देते हैं हजारों हजार मर गया। पहले से तो ज्यादा खतरनाक मनुष्य हो गया, पहले से तो ज्यादा खतरनाक हो गया ना। अर्थात मनुष्य मनुष्यता की ओर नहीं पशुता की ओर बढ़ रहा है। किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहानी सुने थे, अब यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते? किसने कहा था? चलिए, बहुत सुंदर है, आपने अभी सुना था। नाखून प्रतीक है किसका? मानवता का, पाशविवृत्ति का, प्रेम का, पौरुष का? किसका है? पाशविवृत्ति का है। हजारी प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? छपरा बलिया में, यानी कि घोनमरी। तब सबको याद ही हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निम्न में से क्या है? हम शुरू में ही बताए थे, नाखून बढ़ना क्या है? ललित निबंध है। तो ये क्या ऑप्शन होगा? आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 में। बहुत सुंदर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक को किसने पूछा था? तो उनकी बेटी ने पूछा। बहुत सुंदर। आगे, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वर्ज बना था, यानी उनका जो हथियार था वह किसका बना हुआ था? दधीची ऋषि थे, उन्हीं की हड्डी से। लेखक ने किसे निर्लज्ज अपराधी कहा है? बहुत सुंदर, सबको याद है, नाखून को। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आलोक पर्व। किसके लिए? अच्छा, कूटज किनकी रचना है? अब ये किनकी रचना है ये हमें मालूम नहीं है, आप लोग अपना बताएंगे कमेंट में, है कि नहीं? कमेंट में लिखेंगे क होगा, ख होगा, ग होगा, ठीक है? तो ये क्या है, कूटज किसकी रचना भाई? आप लोग कमेंट में करेंगे। तो आज के लिए इतने ही।
कहानी पूरी अच्छी लगी होगी, आप पूरी नहीं सब्जी अच्छा लगा होगा। तो आज इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।